टू न्यूज़ आई, मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फिकार खान। उस मुल्क में जारी सियासी कश्मकश में हुकूमत की सियासत तो एक सिमत में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने से लेकर अपनी गिरफ्त मजबूत करने तक हर मुमकिन इकदाम कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी होती नजर आ रही है। मगर अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन की सियासत इस वक्त किसी वाज़े सिमत के बगैर आगे बढ़ रही है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई अभी तक मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता एक साल के अरसे में पीटीआई सियासी मैदान में नुकसानात के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकी है। ना ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बन सका है, ना ही पार्टी अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम हो सकी है और अब लगता यह है कि पीटीआई एक बार फिर वहीं वापस जा रही है जहां से तकरीबन 1.25 साल पहले चली थी। बानी पीटीआई ने अब एक बार फिर ईद के बाद एहतजाज का जो है वो इंदिया दे दिया है। रमज़ान के बाद बड़ी तहरीक की तैयारी की खबरें भी आ रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज वाकई हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज बनेगा या ये भी माजी की तरह सिर्फ अवाम के लिए परेशानी का सबब बनकर ऐलानात तक महदूद रह जाएगा। सवाल तो ये भी है कि क्या अवाम इन हालात में सड़कों पर निकलेंगे या सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब तक ही महदूद रह जाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदरूनी मामलात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है। पार्टी की क़यादत का दावा है कि कुछ वकील अहम मालूमात बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स को बेच रहे हैं। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये एक संगीन मामला है। अब इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान मुक्कों से शुरू होने वाली लड़ाई अब लफ्जी जंग में बदल चुकी है। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई के पास मखसूस 8 से 10 लोग ही जा रहे हैं और वो अपनी चपातियां पका रहे हैं। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि एहतजाज और तहरीकें तो दूर की बात है, क्या पार्टी अंदरूनी जंग से बाहर निकल पाएगी या नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गायब रहने वाले अरकान के जो पार्टी जो उनको निकालने से पार्टी से निकालने का जो उन्होंने फैसला किया है, ये भी अहम है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस इक़दाम से क्या जो है वो आगे रिजल्ट सामने आते हैं। क्या ये पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश साबित होगी या पार्टी मजीद टूट फूट का शिकार होगी। देखना यह भी है कि पीटीआई सियासी तौर पर कौन सी हिकमत अमली बनाती है और कैसे इस जो मझधार है इससे आगे निकलती है। आज के प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ लाहौर से हमारे साथ जियो न्यूज़ ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ ही देर में हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर शराज हसनात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो रईस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। कल जो ऐलान हुआ है कि जी इसमें जो पार्टी है पीटीआई जो है वो ईद के बाद एक फिर मुल्कगीर एहतजाज की तरफ जो है वो जाएगी, बेयरिंग इन माइंड कि जो अब इंटरनल पार्टी रिफ्ट है वो सिर्फ अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से एस्केलेट करके अब मुक्कों पर जो है वो जान पहुंची है। इसका हमने मुजाहरा जो है वो अमली मुजाहरा कल देखा। मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि मुल्क की एहतजाज इन हालात में इस टूटी फूटी पार्टी के साथ, जहां एक ग्रुप एक बात कह रहा है, दूसरा दूसरी कह रहा है, तीसरा तीसरी कह रहा है, हर बंदे ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बनाई हुई है, इन हालात में क्या कोई मुनज़्ज़म एहतजाज लीड करना पॉसिबल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की कि इसमें जो ईद के बाद पीटीआई के जो बानी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है एहतजाज का। तो वो तो हर 2 माह बाद एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जिस तरह ये भी लास्ट जो इस्लामाबाद में हुआ था, तो इससे एक अफरा तफरी तो मुल्क में रही। केपीके से लोग निकले। अब एहतजाज का जो तरीक़ाकार है, अब इसको अभी तो पूरा लाहे-अमल सामने नहीं आया। मुल्क में फ़र्ज़ करें कहीं 20 लोग निकल गए, कहीं 30 लोग निकल आए और केपीके से फिर कोई, जिस तरह उनके जो पार्टी के नए सदर हैं केपीके के, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, वो आएंगे, रोका जाएगा, वापस जाएंगे। अगर केपीके से फिर उसी तरह लोग निकले, चाहे चंद हज़ार ही हों, तो एक मुल्क में अफरा तफरी तो हो जाती है और इसका मुल्क को नुकसान भी होता है। लेकिन देखना ये भी है कि ये क्यों बार बार अनाउंस किया जाता है। तो जो मुल्क के हालात हैं, जो आपके सामने इकोनॉमिकल सिचुएशन है, कुछ बेहतर नज़र आ रही है, तो इसको बेहतर करने के लिए हमें कई साल चाहिए और उसके लिए सबको मिल के चलना चाहिए। मेरे ख्याल में तो है कि बानी पीटीआई जो है, इन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस तरह
मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसको सीरियस तरीके से उनको भी लेना चाहिए था और हुकूमत को भी कुछ सीरियस तरीके से आना चाहिए था। उसमें कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है, तो बानी पीटीआई को भी चाहिए था कुछ वो 2 कदम पीछे हटते, कुछ 2 कदम गवर्नमेंट के लोग आगे बढ़ते तो कहीं कोई बात पहुंचती, लेकिन वो बात जो है जुडिशल कमीशन ना बनने पे ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क में चीज़ें चल रही हैं जैसे चल रही हैं हमें इसको सोचना चाहिए, इसलिए कि मुल्क के अंदरूनी हालात देख लें, जो दहशतगर्दी है बहुत तेज़ है और जो बैरूनी ख़तरात भी हमें उसी तरह हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो तो बाज नहीं आता ऐसी कार्रवाई कराने से, उससे अलहदा मुल्क में नुकसान पैदा होते हैं। उसका एक ही हल है कि हमें सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी आम मिसाल दूँ कि जब इंसान कोई बीमार हो, कोई आप उसकी जिस्म के अंदर इम्यून पावर कम हो तो आप पे कई बीमारियाँ हमला कर देती हैं। इसी तरह हमारे जो अंदरूनी हालात अगर ऐसे दहशतगर्दी तेज़ चलती रही और ये बानी पीटी बार बार एहतजाज की कॉल देते रहे और बेचैनी फैलती रही, तो जो बैरूनी ख़तरात होते हैं वो भी अपना हावी होते हैं। और जिस तरह देख रहे हैं, जो मेरे इल्म में है, जो मैं जानता हूँ कि जिस तरह ये दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, अंडरस्टूड है, बार बार गवर्नमेंट भी कहती है इस पर भारत है, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस तरह लोग आ रहे हैं और बार बार हुकूमत बता रही है कि दरअंदाजी होती है, और जो भारत है वो पूरा इसका कंट्रोल अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इकनॉमिक पूरी इनकी मैशत जो है वो इंडिया ने कंट्रोल की हुई है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अंदरूनी तौर पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर अंदरूनी तौर पे हम इकट्ठे ना हुए और हमें साथ ना चला तो अल्लाह ना करे इसका आगे जाके फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है। जो मुल्क में हमारे आप देखें जो हालात हैं, IMF आई, मुझे बुरा ना मनाइएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो चीफ जस्टिस से क्यों मिले आकर, मैंने पहली बार ही देखा। किसी मुल्क की अदलिया भी इस तरह मिलती है, तो इसलिए वो भी देखते हैं, सोचते हैं, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। हमें इस पे सोचना चाहिए, दोनों साइडों को, क्या ऑपोजिशन क्या हुकूमत, दोनों को देखना चाहिए। कोई एक स्टेप दोनों जो है वो कुछ पीछे लें तो शायद मामला आगे चल सकें। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जब से ये एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ है, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स मैंने आपने जो हैं वो किए हैं, और हर दफ़ा जो ऑब्वियसली डिमांड्स होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो PTI लेके निकलती है, वो हर दफ़ा ये नज़र आता है कि उनको अचीव करने में नाकाम रहती है। अब आपको क्या लग रहा है, जो ईद के बाद जो बात की गई है इस एहतजाज की, एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो टूट फूट, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा, जिस किस्म की टूट फूट है उसके साथ तो नियरली इम्पॉसिबल है कि अपने मकासद अचीव कर सकें। बट जब टूट फूट नहीं भी थी तब भी मकासद अचीव करने में PTI जो है वो नाकाम रही है। इस कोशिश को आप किस तरह देखते हैं? शुड वी जस्ट से कि दिस इज जस्ट टू कीप द पार्टी इंटैक्ट, क्योंकि कुछ देना है, अदरवाइज वर्कर डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए? देखिए, सिर्फ मकसद यही है डॉक्टर मारिया कि अपने जितने कारकुन हैं उनको आप थोड़ा सा उनको कायम रखें, खड़े रखें, उनको होप दिला के रखें कि जी हम कुछ कर रहे हैं, बिफोर दे लूज होप एंड देन दे स्टार्ट डिस्पर्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी पार्टी में यूनिटी हो, आपकी पॉलिसी एक हो, आपकी लीडरशिप एक बात करे, द लीडर इज़ इन द जेल, और बाकी जो आपके सामने जो 5-6 ग्रुप बने हुए हैं वो अपनी दुकान चमकाने के लिए एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। और आपने अभी भी देखा कि लुफगर बुखला में जो प्रॉब्लम हो रही है, शेर अब्दुल मरवत को, फिर फवाद की, और उसके बाद शाहीन एडवोकेट की प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके बाद बुशरा बीबी KPK में बैठी हैं, उनके साथ अपने मसाइल चल रहे हैं, अलीमा सिस्टर्स का एक और प्रॉब्लम है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, तो सारे अपने अपने मफायद हासिल करने के लिए इस रस्साकशी में है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायलॉग की हम याद है, हम हमेशा बात करते हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। इट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द PTI टू कंटिन्यू विद द डायलॉग। गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी, गवर्नमेंट इज वेल टक्ड इन नाउ। आपने 26 नवंबर के बाद इनिशिएटिव अपना ख़त्म कर दिया है। आप बताइए क्या लेंगे आके, अगर आप एहतजाज भी करेंगे। सो इट इज़ बेटर गो इन टू द असेंबली, आपके ठीक ठाक नंबर्स हैं, आप अपना नुक्ता नज़र वहाँ बताएं जो दुनिया में सुनती है, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बात करते हैं, वहाँ पर बताएं। आपने 26 अमेंडमेंट की बात करनी है, आपने अपने लोग अरेस्ट उनकी बात करनी है, अपने केसेस की बात करनी है, वट एवर यू वांट, यू कैन गेट मैक्सिमम इन अ पॉलिटिकल जमहूरियत जो प्रोसेस के है, जमहूरी प्रोसेस। सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये सवाल मेरा ख्याल है मुझ समेत हर पाकिस्तानी में होगा कि जहां अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है, जैसे अभी जो तनख्वाहें बढ़ाने का मामला था, उस पर तो सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे होकर उन्होंने एक रास्ता अपने लिए निकाल लिया। लेकिन जहां मुल्क की बात आती है वहां हर बंदे ने जो है वो अपनी अपनी अना की जंग यहाँ पे लड़ी जा रही है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट ये कि देखिए, आवाम के ऊपर सोचना चाहिए कि कौन मुहब्बे वतन है,
कौन पाकिस्तान फर्स्ट की बात करता है और कौन अपने पॉलिटिकल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करता है। ये यहाँ पर आपको तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमएनएस को और सेनेटर्स को चाहिए ये बताएं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें अवाम ने सिलेक्ट किया और हमने अवाम के लिए ये 10 काम किए हैं, 0 बड़ा 0 काम किए, सवाए 26 अमेंडमेंट, कभी आपने जजेस की अमेंडमेंट, कभी आपने ये अपना कर लिया, जुडिशरी को आपने तकरीबन अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट ने कर लिया है। नाउ आपके पास पहले ऑप्शन थी, अब तो पीटीआई के पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके सामने जुडिशरी भी इसमें डिवाइडेड है और फिर कुछ जजेस इतने ओपनली सपोर्ट करते हैं कि उससे पता चल जाता है और इसीलिए उनको साइड ट्रैक भी कर दिया गया। तो ये वक्त इस बातों का नहीं है। आप इस वक्त बैठ के डायलॉग को, प्रोसेस को स्टार्ट करें और ये जो शेर अफजल मरवत को हटा दिया, डोंट शो द अदर पॉलिटिकल पार्टी के वी आर नॉट यूनाइटेड। हमारे में रस्साकशी चल रही है और ग्रैंड अलायंस की बात इंपॉर्टेंट है कि ये बन रहा है तो इसको बनाएं। दिस इज द ओनली सर्वाइवल विद पीटीआई। पीटीआई विदाउट JUIF is nothing. Let me tell you, they have a power, they have a street power, and they और बड़े मुनज़्ज़म हैं। अगर आप उनको और गवर्नमेंट को कभी भी नहीं रहने देंगी, ग्रैंड अलायंस आई एम श्योर कि ये नहीं बन सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो नो कि जिसकी तरफ पलड़ा भारी होगा मौलाना फजल रहमान का, दैट पार्टी इज गोइंग टू प्रॉब्लम। सो ये आप देखने की इस पे कौन जीता है। आपने पहले भी डायलॉग में इनको निकाल दिया, आपने मुशावरत किए बगैर 26 नवंबर आपने कर लिया, जिसकी वजह से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ आ रहे हैं। सो सिट डाउन, वर्क आउट अ स्ट्रेटजी एंड देन टॉक। बट आई थिंक गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए कोई ना कोई हल निकाल के मुज़ाकरात करें एंड फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू मूव फॉरवर्ड। चलें, स्पीकर साहब कह तो रहे हैं कि अभी भी उन्होंने जो है वो तहलील नहीं की, कमेटी जो है उनकी दरवाजे भी साथ ही साथ खुले हैं। सो लेट्स जस्ट होप बिकॉज द ओनस इज ऑलवेज ऑन द गवर्नमेंट। चिराग साहब, बात हो रही है ईद के बाद जो इस वक्त पीटीआई फिर तहरीक की बात कर रही है। अब ये तो मेरा ख्याल है ज़बान ज़दे आम है, हर बंदा ही जानता है कि कितने ग्रुप्स जो हैं वो पीटीआई के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो हमने एक रेसलिंग मैच देखा है, जिसका सुना है, देखा तो नहीं सुना है, जो शुएब शाहीन साहब के दरमियान और फवाद चौधरी साहब के बाद उसकी बाज़गश्त हम सब ने सुनी है। ऐसे माहौल में, ऐसी फ्रैक्चर्ड एनवायरनमेंट में क्या पीटीआई वन एहतजाज लीड कर सकती है और कामयाब एहतजाज लीड कर सकती है, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारिया साहिबा। दो चीज़ें यहाँ पे फॉल करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई इंटरनली बहुत बुरी तरह एक दूसरे की सियासत का शिकार है और कहीं पे भी वो किसी एक फेस पे इकट्ठा नहीं हो रहे। इवन जो रहनुमा मुलाकात करके बानी से बाहर निकलते हैं, वो हर एक का स्टांस अपना अपना होता है और वो अपने अपने तौर पे बात को क्लैरिफाई कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस ओपिनियन तो बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है। जो दूसरा, ये सारे के सारा एहतजाज उनका इस वक्त बेस कर रहा है केपी के ऊपर, और केपी पे जो एहतजाज बेस कर रहा है उसमें अब जो कमान है वो अली मीन गंडापुर के पास नहीं होगी बल्कि जुनेद अकबर के पास होगी। अब उस सूरत हाल में ये भी देखना है कि अली मीन गंडापुर तो सारे जो केपी के रिसोर्सेज थे वो लेके निकलते थे, तो क्या जुनेद अकबर को वो फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी जो मेरा नहीं ख्याल होंगी, क्योंकि जुनेद अकबर अली अमीन गंडापुर को काउंटर करेंगे अगर वो एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। पंजाब में ऑलरेडी सूरत हाल को इतनी स्ट्रांग नहीं है। आलिया हमजा को बनाया हुआ है, मगर वो भी अभी हमने देखा कि किसी तरह भी वो इकट्ठे नहीं हो रहे। 8 फरवरी के एहतजाज पे भी यहाँ पे सिर्फ चंद एक महदूद मुजाहरे देखने में आए। जो कॉल दी गई है रमजान के बाद की, वो मेरा ख्याल है एक सेंसिबल डिसीजन है, क्योंकि इतनी जल्दी एहतजाज नहीं हो सकता था। हाँ, एहतजाज के लिए जरूर बाहर निकलेंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मौसर एहतजाज होगा जिसमें ये अपने तमाम मकासद को हासिल कर सकते हैं। और फाइनली कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा टेबल टॉक पे आना है, इन्हें मुज़ाकरात करने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। खासतौर पे स्पीकर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, कौमी असम्बली को, कि जहाँ पे सरदार अयाज बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेबल पे बैठे मुज़ाकरात करें। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं होते हैं और इसका जो भी नतीजा निकलेगा, पीएमएलएन उसकी इतनी बड़ी बेनिफिशरी नहीं होगी, मगर इसके बावजूद भी वो बार बार इनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि टेबल टॉक के जरिए सारे सोल्यूशन और सारी चीजें हों। एहतजाज उनका हक है, कितना मौसर होता है, कितना बड़ा होता है, ये तो आने वाला दिन बताएगा। मगर इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात है और खासतौर पे जो बहुत ज्यादा लोग जो पार्टी में दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं और उनकी वापसी के हवाले से अभी तक कोई पैरामीटर्स डिसाइड नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम उनके लिए मुश्किलात और बढ़ सकती हैं, क्योंकि नए और पुराने वाला सिलसिला पीटीआई में पहले भी था और दोबारा से ये सिलसिला पढ़ने लगा है कि जो छोड़ के जो ले आए। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि लाहौर की सतह पे एक जो लोकल रहनुमा को शामिल किया गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। तो ये सारे मामला में पीटीआई और टूट फूट का शिकार हो सकती है और उनके लिए इस वक्त बेहतर यह है कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करे और गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में जाके अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर एक और एहतजाज भी जो फाइनल कॉल के बाद अगर दोबारा से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकता, तो फिर पीटीआई के लिए
मसाइल और बढ़ेंगे। बट शराज, जो आपने बात की, जो अभी तक रईस साहब बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम में अभी तक हमने डिस्कशन की है, उससे तो ये लगता है कि अगर पीटीआई जो है वो एहतजाज की तरफ जाती है तो दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। सो वुड इट बी फेयर टू से कि फिर इस वक्त इस कॉल को देना, जानते बूझते हुए कि क्या ग्राउंड सिचुएशन है, डायनामिक्स क्या है, वो सिर्फ अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने की एक कोशिश है? बिकॉज जितनी टूट फूट हो रही है वर्कर ताकि डिसएनफ्रेंचाइज ना हो, ये एक उस तरफ एक कोशिश है। I guess it's more like a strategy to put more pressure on the government, so government would some able to give them some relaxation. Or what would be that? Like, this is something which they have sort of decided over there on the table as well. So coming back again, कि अगर आप प्रेशर भी बिल्ड अप कर रहे हैं, आप 1.5 महीने पहले एहतजाज को अनाउंस भी कर रहे हैं, डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं है, so probably it would lead more for 2 months as well. तो कौन करेगा, कैसे करेगा, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, गवर्नमेंट के ऊपर आप उस दौरान में कितना प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं? रमजान में तो पॉसिबल नहीं है। रिमेंबर द वेदर इज चेंजिंग। रमजान के बाद का मतलब है कि यू आर समवेयर एक्सपेक्टिंग इन द अप्रैल, एंड अप्रैल वुड बी अ हार्श मंथ। वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ने लग जाएगी, तो गर्मी में एहतजाज जो है वो आमतौर पे उसकी सक्सेस रेशियो उतनी नहीं होती। ठंडे मौसम में लोग एहतजाज पे निकलते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, गर्मी में तो ऑलरेडी वो नंबर और कम होता है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में दिस इज एक्चुअली मोर लाइक अ स्ट्रेटजी टू पुट मोर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू अचीव व्हाटएवर दे आर पुटिंग on the table earlier, which I don't think so they can. But मेरे ख्याल में इस वक्त समझदारी पीटीआई के लिए यही है कि वो अगर ये एहतजाज एक और डिजास्टर की तरह साबित होता है जो माजी में उनके साथ हुआ है, तो इनकी सफों में और दरारें पड़ेंगी और इनके लिए फिर पार्टी को संभालना और मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ देयर लीडर। तो अगर ये सारी सूरत हाल रही तो फिर पार्टी में और टुकड़े होंगे, पार्टी के अंदर और इख्तिलाफात पड़ेंगे, और ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। सो इट्स बेटर कि अगर ये टेबल टॉक पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। चल रईस साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लिए नागुज़ीर है कि वो ऑपोजिशन के साथ अपना इत्तेहाद जो है वो बिल्ड करे, बट गिवन जो आपसी उनकी लड़ाइयाँ हैं, बिलखुसूस मौलाना की जो ग्रीवेंसेस हैं, मौलाना तो मतलब साल से अब ये कह रहे हैं, तीसरा ये जो टेन्योर है केपी में जो पीटीआई को मिला, वो यही कहते हैं कि जी मुझसे छीन के चीज़ें जो हैं वो पीटीआई की गोद में दी गई हैं। आपको ये जो अलायंस है को के उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बट आपको किसी तरफ मंतकी अंजाम तक जाता नजर आ रहा है जिसमें एट द एंड कल्मिनेशन ये हो कि हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सके, या आपको लगता है टेक ऑफ करने से पहले जो है ये इसकी बुरी तरह जो है क्रैश लैंडिंग होगी? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी सबने बात की, जो आपने भी की कि पीटीआई की टूट फूट का शिकार है और उसमें दरारें पड़ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मुक्का मार देना या अफजल मुरवत को बाहर निकाल देना, अंदर ले लेना, इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हर पार्टी में ग्रुप बंदी होती है। क्या नून लीग में शाहिद खाकान अब्बासी उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो नहीं चले गए? मुफ्ता इस्माइल नहीं चले गए? पहले चौधरी निसार नहीं चले गए? क्या आप समझती हैं अब ग्रुपिंग नहीं है? अब भी ग्रुपिंग है। ये ग्रुपिंग रहती है पार्टियों में। तो ये उसके ये जो पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, जो तहरीक इंसाफ है बानी पीटीआई का नाम है, जो शरीफ ख़ानदान है वो नून लीग का नाम है, भट्टो ख़ानदान का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी है। उन्होंने रज़ा रब्बानी जैसे सीजन और सीनियर आदमी को एक साइड पे कर दिया कि पार्टी कुछ हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जहाँ तक आपकी बात रही एहतजाज की, जब एहतजाज की कॉल होगी तो मैं नहीं समझता जुनैद अकबर अलहदा चलेगा और जो वज़ीर आला केपी के हैं गंडापुर वो अलहदा चलेंगे। वो सब फिर जो बानी पीटीआई की हदायत होगी उसके मुताबिक ही चलेंगे। और आप शायद उनकी तबीयत ज़्यादा नहीं जानती, कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी। तो लिहाजा ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी जो मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, वो शख्सियात पे मबनी है, वन मैन शो वाला होता है। लेकिन वहाँ पे माजी करीब में हमने देखा है कि जो सेकंड टियर लीडरशिप होती है वो ज़रूर दे राइज टू द ओकेजन, वो मुनज़्ज़म रखने में पार्टी को कामयाब रहती है। यहाँ पे भी जिस तरह हमने केपी का आपने कहा, तो केपी में हमने देखा कि गो के दोनों को, जुनैद अकबर साहब को और साथ गंडापुर साहब को, दोनों को बुलाया गया, बानी चेयरमैन ने बुला के और उनको दोनों को हिदायत की कि भाई तुमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। दिस इज बिफोर द सवाबी जलसा। सवाबी जलसे में वो तो एक दूसरे के हाथ मिलाने के जो है वो इस पे कायल नहीं हो रहे थे। रिसोर्सेज मिलना तो बाद की बात है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि सवाबी जलसा जो है वो एक फेलियर भी उनका जो है वो हुआ है। सो ये कहना कि जहाँ पे जो है वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स हैं जैसे बाकी पार्टीज में होता है, मेरा ख्याल है यहाँ पे बात थोड़ी डिसएग्रीमेंट से आगे जा चुकी है। वो पार्टी को अंदर से ही खाते जा रहे हैं वो डिसएग्रीमेंट्स, बाकियों में उस तरह वो नजर नहीं आ रहा था।
देखिए देखिए इसमें आपकी स्ट्रेटजी होती है। मैंने आपको कहा कि आप बानी पीटीआई को नहीं जानती। जो नवंबर में हुआ आपको नहीं पता। बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि तुमने डी चौक जाना है, और जब उनसे वो मिल के आए बैरिस्टर साहब और गौहर साहब, उन्होंने कहा आप संजानी चले जाएं, तो उनको संजानी जाने को कह दिया, और उन्होंने पहले कहा वो था आपने डी चौक जाना ही जाना है। तो ये वो आप भी वो एक तरफ कुछ हदायत देते हैं ग्रुप को, दूसरी कुछ हदायत दे देते हैं, छोड़े ये लंबी हो जाएगी। और जो दूसरी आपने बात की उसमें और भी बड़े मुहर्रिकात हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, आपके सामने है। तो बात ये है कि और ये चीज़ें जो दूसरी आपने बात की मेरे से पहले कि जो ये अलायंस बन रहा है, इसमें देखें पहले भी जब तरमीम आई और ये 26वीं तरमीम आई और किस तरह नाराज़ थे मौलाना और किस तरह वो मान गए, 2-4 शिकें निकलवा ली। तो मौलाना जो है वो जब गवर्नमेंट ये शुरू होगा, अभी अलायंस बन रहा है, फिर गवर्नमेंट दरमियान में आएगी, गवर्नमेंट के लीडर उनसे बात करेंगे। अल्टीमेटली मुझे नहीं लग रहा, जो आपने पूछा मैं बस थोड़ा क्रक्स ही सीधा बता दूं कि जिस तरह ये हुकूमत के जो मुज़ाकरात जो पीटीआई से चल रहे थे वो नहीं हुए, इसमें भी बस बातचीत चलती रहेगी। इसमें अगर वर्थ करते हैं स्ट्रीट जो पॉलिटिक्स है और स्ट्रीट लोग लाने में, वो मौलाना ही हैं। तो मौलाना को मेरा ख्याल बड़ा तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से बात करके तोड़ लेगी, बाकी पीछे रह के जाता है। अच्छा जई साहब के पास कितने लोग हैं आगे उनके साथ, और कितने लोग हैं जिनके साथ लोग चल सकते हैं? पीटीआई की स्ट्रीट पावर है या मौलाना की स्ट्रीट पावर है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अलायंस बन रहा है ये किसी हद तक चला जाएगा। और दूसरी जो बात की थी, एक ब्रिगेड साहब ने बड़ी एक अहम बात की थी, उन्होंने कहा था जुडिशरी है, अब जुडिशरी जो है हुकूमत ने कंट्रोल कर ली है, अब पीटीआई क्या कर सकेगी उसमें। तो ब्रिगेड साहब को बता दूं कि ये जो जुडिशरी कंट्रोल करना है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आइंदा जो आपके मुस्तकबिल में जो चीज़ें नज़र आएंगी उसमें लिए नुकसान ही होता है। जुडिशरी को इस तरह कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने रातों रात 26वीं तरमीम की और उनको लेके आए और जजेस के तबादलों में, ये अल्टीमेटली आगे जाके आपको इसका नुकसान ही नज़र आएगा, फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। जो पाकिस्तानी बाहर हैं उन्होंने रिमिटेंस फॉरेन करेंसी बैंकों के ज़रिए आनी शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारे टारगेट 22 से 25 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं जाते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 35 अरब प्लस पे बंद होंगे। और 25 साल में हमारे रेमिटेंस अगर जनवरी टू दिसंबर गिने तो मैं समझता हूँ कि हमारे 40 अरब से ज़्यादा रेमिटेंस आ गए। 21% पाकिस्तानी रुपया एप्रिशिएट हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है। ये भी एक हुकूमत की स्टेबिलिटी की निशानी होती है कि जब आप किसी मुल्क में मार्कअप रेट नीचे आए तो ये बेहतरीन साइन होता है। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप जो भी बात कर रहे थे JUIFA की और PTI की, जो इलाक की आप बात कर रहे थे, इफ आई कॉल इट अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो गलत नहीं होगा, बट आपको क्या लगता है जो इनकी हिस्ट्री है, जो आपसी शख्सियात की जो इख्तलाफात हैं, क्या आपको लगता है दिस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल टेक प्लेस, या ये बात प्री नप्शुअल एग्रीमेंट तक ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसी स्टेज में ख़त्म हो जाएगी? देखें, मेरे अंदाजे में ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। गवर्नमेंट हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं पर मौलाना फजल रहमान को वो अपने साइड पे इंक्लाइन कर लेंगे, जैसे 26वें अमेंडमेंट में भी किया था। ये उनको भी मालूम है कि अगर PTI और मौलाना फजल रहमान दे जॉइन हैंड्स टुगेदर, इट विल वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। और मेरे नहीं ख्याल कि इसमें वो कहीं भी इस पर सिलेक्ट नहीं सिखाएंगे। जो है टाइम हमेशा PMLN थोड़ा लेट कर देती है, बट लेट्स सी। और फिर अब रोल देखना चाहिए पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो मजबूरी से इनका साथ दे रही है, और अदरवाइज आपने बिलावल भुट्टो को देखा कि वो क्या बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज ओनली कि जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो गवर्नमेंट टूट जाती है, इसलिए वो साथ बैठे हुए हैं और वो खामोशी से कर रहे हैं। बिकॉज पीपल्स पार्टी वांट पंजाब में अपने फुट होल्ड ज़्यादा गेन करने के लिए कुछ सीटें लेना चाहती है MNA MP की, जो उनसे अभी तक नहीं मिल रही है। गवर्नर स्टेटमेंट देख लें, वो भी ठीक है। इस वक्त PTI के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो आपकी पार्टी में अंदरूनी प्रॉब्लम है, अंदरूनी, उसको बिफोर ये रमजान के महीने में ख़त्म करें। एवरीबडी शुड बी ऑन द वन ग्रेड एंड द डायरेक्शन शुड बी PTI। आपस में इनकी कहीं ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी बताएं आवाम को, पार्टी को बताएं कि वी आर टुगेदर, ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी, ये मरवत वाली प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आई थिंक दिस शुड बी रिजॉल्व, अदरवाइज ये पार्टी को नुकसान होगा। ऑन द कॉन्ट्री, देखिए हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत मुझे बताइए कि अवाम को हुकूमत ने क्या दी। ये इकोनॉमी रिवाइवल जो चल रहा है ना, आई बड़ा डिफरेंट थिंग। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अवाम को फ़ायदा जब होगा बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, डीजल सस्ता हो, रोज़मर्रा की ज़रूरी ज़िंदगी जो है उनकी चीज़ों की कमोडिटी आइटम की कीमत कम हो, रोज़गार मिले, इंडस्ट्रियल चले, गैस सस्ती हो। तो ये अब गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जिसका फ़ायदा PTI को हो रहा है। अगर आज गवर्नमेंट ये डिलीवर करे और अवाम को खुश करे तो काफ़ी लोग PTI से निकल के हुकूमत की तरफ आ जाएंगे, देखेंगे वाकई हुकूमत भी काम कर रही है। छोटे छोटे पैकेट से कुछ नहीं होना। आपको चाहिए क्लियर पता हो कि अवाम के लिए क्या किया जा रहा है, अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। ये नहीं कर रहे, इसलिए ये मंथ ऑफ रमज़ान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चाहे गवर्नमेंट क्या करती है और PTI अपने को मुनज़्ज़म कैसे करती है। इट्स अ रेस बिटवीन टू, लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन इट। अच्छा शराज, ये बताइए कि चलें अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये बन भी जाता है, इत्तेहाद बन जाता है, जो कि आई मीन आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये इत्तेहाद, ये बेल मंडे चढ़ेगी, बट हैविंग सेड दैट, अगर ये हाइपोथेटिकली बन भी जाता है इत्तेहाद, जो इनकी डिमांड्स हैं कि जी फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, वो किस हद तक जो है वो पॉसिबल हैं गिवन आर ग्राउंड रियलिटीज़? और इससे चले फ्रेश इलेक्शन में मैं कहती हूँ हम चले भी जाते हैं, हमें अचीव क्या होगा जब हमने रूल्स ऑफ द गेम अभी तक जो तय ही नहीं किए हैं? तो इन इलेक्शंस के बाद भी हम चीख रहे होंगे जी ये इलेक्शन भी फ्लॉड थे, ये भी मैंडेट चोरी हो गया, RTS बैठ गया, फॉर्म 47 वगैरह वगैरह। तो हम क्या इससे अचीव क्या करेंगे अगर हाइपोथेटिकली बन भी जाता है और ये इलेक्शंस की तरफ जाते हैं? डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये जो बेल मंडे नहीं चढ़ेगी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखिए, गवर्नमेंट ये समझती है कि मौलाना इस वक्त PTI के साथ साथ स्ट्रीट पावर तो रखते हैं, और मौलाना की स्ट्रीट पावर वो है जिसको गवर्नमेंट पीछे अलाउ भी करती रही है। सो मौलाना कहीं ना कहीं जल से जुलूस करते रहे हैं। मौलाना जहां गवर्नमेंट के ऊपर अलेज करते हैं अपने मैंडेट चोरी का, वहां उनका सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन है वो KP की है, क्योंकि मौलाना ये क्लेम करते हैं कि उनका असल मैंडेट तो वहां से चोरी हुआ है। दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात ये है कि अली मीन गंडापुर और मौलाना के जो डिफरेंसेस हैं वो दोनों एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से एक ही हल्के के सियासी रहीबी हैं। तो इसीलिए अली मीन गंडापुर तो किसी सूरत नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं PTI का कोई भी मौलाना के साथ इश्तराक हो। जुनैद अकबर जैस वो उन लोगों में से हैं, या उनका ग्रुप उन लोगों में से है जो कहीं ना कहीं इस चीज को चलाता है, और यही वजह है कि हमने पीछे देखा था कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे।
अब मौलाना की, आई एम सॉरी सेइंग दिस, बट जो बैकग्राउंड है या जो पुराना उनका पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे वो ऑलरेडी सेटलमेंट कहीं ना कहीं करते रहे। 26वीं तरमीम में भी मौलाना बहुत अच्छे खेले, क्योंकि ये उनके लोगों के अल्फाज थे कि अगर हम ये ना करते तो शायद हमारी पार्टी भी टूट का शिकार हो जाती। तो सबको पता कि 3 लोग उनके दूसरी तरफ चले गए हुए थे। तो इस सारे सिनेरियो में जो ज़ाहिरी तौर पे सूरत हाल यही है कि मौलाना कहीं ना कहीं कोई चीज पे सेटल करके इस पे आगे नहीं। अब कमिंग बैक जो मुतालबा है, हमेशा से ऑपोजिशन का मुतालबा होता है कि हुकूमत खत्म होनी चाहिए, इलेक्शन बंद होने चाहिए। आपकी बात 16 ने सही है कि यू आर डिसाइडिंग। सबसे बड़ा जो इशू है वो इस वक्त इलेक्शन के नए चेयरमैन की तैनाती के ऊपर है। सिकंदर साहब जो हैं वो ऑलरेडी एक इंटरम पीरियड पे हैं, 26वीं तरमीम के बाद वो वहां पे बैठे हुए हैं। सो जब तक नए चेयरमैन का तयन नहीं हो जाता, डिसाइड नहीं हो जाता दैट हु विल बी इन पावर एज वेल, हु इज गोइंग टू होल्ड द इलेक्शन, क्या है और क्या नहीं वो होगा। तीसरी चीज हमें इस चीज पे जाना है कि देखिए आईएमएफ का वक्त आया भी हुआ है, आईएमएफ के वक्त ने आगे अप्रैल में भी आना है। अभी जो गवर्नमेंट आगे बिल लाने के लिए आ रही है जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से भी कहा गया था कि जी आईएमएफ गवर्नमेंट के इस्लाहात से खुश है जो उनके प्रोग्राम के मुताबिक जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी वो चीजें हैं जिसमें अभी जो खास तौर पे बिल आना है जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसके ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को अपनी और अपने अहले खाना की जायदाद को और सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना है। वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। आईएमएफ आपकी इस्लाहात चाहता है, आईएमएफ ये चाहता है कि जो मसले मसाइल इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आते हैं वो ना हो, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि सारी चीजें ना हो। तो इस सारे सिनेरियो में ये एकदम का चुटकी बजाने का खेल नहीं है कि जी इलेक्शन सुबह हो जाए, इलेक्शन हो जाए, ये नहीं होंगे। हाँ, बट टैक्टिक्स, इसके पीछे जो असल मुतालबा है वो ये है कि अपने बानी को इमीडिएटली जेल से बाहर लाना और कुछ दे की बुनियाद पे सारी चीजें सेटल करना। हमें भी पता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी हमें भी पता है कि ये सारे मामले इतना सेटल नहीं होंगे, मगर पीटीआई ये चाह रही है कि इन सारे मुतालबात के अंदर वो उन कम से कम में क्या मनवा सकती है, क्या लेके जा सकती है। 1.5 महीने का जो टाइम है रमजान के बाद प्रोटेस्ट का, उसके अंदर गवर्नमेंट के पास एक बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि रमजान में अगर गवर्नमेंट वाकई लोगों को रिलीफ देने पे तैयार हो जाती है और कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है तो एक ऐसा गवर्नमेंट के पास कंटेंट आ जाएगा बेचने के लिए जिसको वो काउंटर कर सकेगी पीटीआई के पर, और मौलाना भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ लोगों को रिलीफ मिला, बिकॉज अगेन द पर्पस इज हाउ टू प्रोवाइड रिलीफ टू द मैसेज व्हिच दे आर नॉट गेटिंग। तो गवर्नमेंट के लिए रमजान एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक डिजास्टर भी हो सकता है। सिराज, if I may add, जहाँ टैक्टिक्स की हम बात कर रहे हैं तो मौलाना की भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो दिखाते सज्जी हैं और मारते खब्बी हैं। इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े होना मौलाना के लिए जो है वो उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। ही नीड्स टू शो केस हिमसेल्फ कि जी मैं आई एम द ग्रैंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। वो खड़े रहेंगे इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, लेकिन अंदरूनी उनकी जो सेटिंग है वो हुकूमत के साथ ही होगी, वो उनको सूट करती है, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब उस तरह रहेगी। और फिर आपने ये कहा कि अगर कुछ लेने में कामयाब हो जाते हैं, उनको फील गुड फैक्टर गवर्नमेंट दे देती है, तो मौलाना विल टेक फुल क्रेडिट फॉर इट कि जी ये तो देखे ना मैंने टफ टाइम दिया तो उस वजह से जो है वो हुआ। रईस साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो जिन चीज़ों पे बात हो रही है फ्रेश इलेक्शंस की, जैसे चिराज भी कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत बड़ा मसला है इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो इन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि बजाय इसके कि ये एक नारा लगा देना कि जी ये फ्रेश इलेक्शंस हमें चाहिए और फ्रेश इलेक्शंस हुकूमत दे, ऑपोजिशन पार्टीज़ को, पीटीआई को बिलखुसूस पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो तय करें अगले इलेक्शन के लिए, वरना हमारे तो साल से ये एक ला हासिल डिबेट है जो चलती आ रही है। कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी फॉर्म 47 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि इस चीज़ पे जो है इस चीज़ का सद्देबाब होना चाहिए? बेशक हमने जो है वो बहुत इसमें जो है वो लेजिस्लेशन की है, माजी में भी 2018 वाली जो 13 से 18 वाली असेंबली में थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। चीज़ें उस तरफ लेके जाएं कि हम इस मझधार में से जो है वो निकलें जो हर साल हर दफ़ा हर इलेक्शन के बाद शुरू हो जाती है। देखिए जी, ये तो बुरा ना बनाइए, बहुत फजूल सी बात है बार बार इलेक्शन का। आप कह जी फ्रेश इलेक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसी फ्रेश था जब इमरान खान साहब की एतमाद कम हो रहा था, बानी पीटीआई का जो एतमाद कम हो रहा था और असम्बली में उनको कुव्वत कम हो रही थी, तो उस वक्त फ्रेश इलेक्शन करवा लेते ना, तो उस वक्त करवा लेने चाहिए थे। अब क्योंकि मसला बना आप फिर फ्रेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रेश इलेक्शन क्या होगा फ्रेश इलेक्शन से? अगर फ्रेश इलेक्शन में जो चीज़ें अभी जो 2024 के इलेक्शन में हुआ और जिसके इल्ज़ामात सामने आए और सारे सियासतदान अपनी ज़बान आप बोल रहे हैं, तो अब जब दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा? उसके बाद फिर सियासी जमातें यही बातें करेंगी, फिर उसके बाद फिर क्या फ्रेश इलेक्शन कराएंगे? तो अब गवर्नमेंट आई है, उसको टाइम मिलना चाहिए
और इस टाइम मिलने के दौरान आप बैठ जाएं, आप बैठ के बात करें। आप मौलाना फजल रहमान भी बैठ जाएं, बानी पीटीआई भी अपने नुमाइंदे बिठा ले। मैं तो कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट को इतनी सीरियस हैं तो उन्हें जेल से उस पर बानी पीटीआई को जेल से स्काइप पर ले लें, किसी सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी तरीके हैं, उनको डायरेक्ट बिठा लें ताकि पता चले लीडर क्या बात कर रहा है। क्योंकि कोई 5 दिन मिल नहीं सकते, कोई 6 दिन मिल नहीं सकते, फिर मिलते हैं वो बात कुछ करते हैं, कहीं बात कुछ पहुंचती है। तो इसमें बेहतर इस वक्त फ्रेश इलेक्शन जो है ये तो मुकम्मल मुल्क हो भी नहीं सकता। बार बार 50 अरब रुपए कहाँ से निकाले जाएं और किस तरह मुल्क में इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इन्हें चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त, हर गवर्नमेंट को जो भी आए 5 साल उसको चलने दें। इस वक्त गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, सब सपोर्ट करें और बैठ के इसमें बात की जानी चाहिए, इसमें हल निकालना चाहिए। मुल्क में बार बार बेचैनी नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की मौलाना फजल रहमान वाली, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो कभी भी जो ताकत जिस गवर्नमेंट के पास होती है वो उसके साथ ही चलते हैं। अभी जो तरामीम आई अल्टीमेटली हुकूमत के साथ ही गए हैं, और अब जो ये बात कर रहे हैं अलायंस की, अल्टीमेटली जब बैठेंगे हुकूमत से बात होगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और ये फ़ौरन फिर हुकूमत के साथ ही जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई अलायंस बनता भी है तो फौरी तौर पे जो मौलाना है वो सड़क पे आने की बात करेंगे। वो सड़क पे आने में एक टाइम लेंगे और वो अपने पोजीशन में रहेंगे बातचीत करने की हुकूमत से। और भी दूसरे एहतजाज करने के तरीके होते हैं, वो मशवरे देंगे कि एहतजाज के तरीके दूसरे अपनाए जाएँ, फौरी सड़क पर ना आया जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस जो वक्त है इसमें एहतजाज किए जाएँ, इसमें चीज़ें ख़राब की जाएँ। इसमें बैठ के बात करने की जो है वो बात बैठ के बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ इंडीड द नीड ऑफ द आवर, और मेरा ख्याल है मोर सो फॉर द गवर्नमेंट देन द ऑपोजिशन। आप क्या समझते हैं इस वक्त इमीडिएट अगर बात की जाए? बेशक सारे जो है वो सराह रहे हैं सरदार अयाज सादिक साहब को कि उन्होंने बहुत एक प्रैग्मेटिक जो है वो रोल प्ले किया है, लेकिन बात लफ्ज़ों से आगे भी जानी चाहिए। हुकूमत की अगर बात करूँ, क्या वो CBMs हो सकते हैं जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है PTI को? जैसे हम मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं कि अगर किसी की बेल हो रही है तो वो बेल होने दें, उस पर नए केसेस का जो है वो अंबार ना लगाएं। जिन लोगों के खिलाफ कोई चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई उनको बेशक जाने दें, कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फैसले करें। जासमीन राशिद साहिबा जैसी हैं, क्या हो सकते हैं वो CBMs जिससे एक ये फील गुड फैक्टर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ है वो लेके जा सकता है? देखिए, हमने अगर याद हो डॉक्टर मारिया पहले भी डिस्कस किया था कि शुरू में ही जब थे हुकूमत शुड हैव डन इट, बल्कि दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स होते। हुकूमत कहती बिल्कुल जो माइनर केसेस हैं 144 सेक्शन एंड सो उनको हम रिलीफ दे देते हैं। उसके बाद हम आपको हरासमेंट नहीं करेंगे, लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, कोई मारपीट नहीं करेंगे, घरों में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको हम जलसे की इजाज़त देंगे रीजनेबल सूटेबल प्लेस के ऊपर जाके अपने ख्यालात का इजहार करें, नो इशू। और उसके बाद हो सकता है कि 9/11 के जासीन राशिद इस तरह के लोगों की बेल में फैसिलिटेट करेंगे, हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। PTI शुड हैव, और PTI की तरह देखें, इट्स नॉट वन साइड। PTI कहती है हम सोशल मीडिया पर जब पे मुज़ाकरात हो रहे हम ट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम जलसे की कॉल नहीं देंगे, डी चौक की तरफ नहीं आएंगे, हम भी कोई प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि एक माहौल बन जाता। उसके बाद इस वक्त भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन, देखें असेंबली को फॉल करें, आप वहाँ पर चले जाएँ, बात करें जुडिशल रिफॉर्म्स की, आप वहाँ पर बात करें इलेक्शन रिफॉर्म, जो सबसे इसमें PTI भी शायद खामोश हो जाए अगर आप ये कह दें कि बायोमेट्रिक के लिए वी विल वर्क इट आउट, हम ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करेंगे, हम इसके लिए नया एक चार्टर बनाएंगे, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह के लोग होने चाहिए, और फिर उसके बाद जुडिशरी के 6 इलेक्शन करवाएंगे, हम ब्यूरोक्रेसी नहीं कराएंगे। लेकिन भी 101 ऑप्शन जिसमें आप ये लगेगा कि एक तो सब आवाम की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, असेंबली की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, पीपल्स पर PTI भी गवर्नमेंट असेंबली में आ जाएगी, और साथ उनसे ये बात करें कि जी हम इसके साथ और भी हम बात कर सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन है, ये चेयरमैन नैब की सिलेक्शन है, वाई ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वाई नॉट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई और जुडिशल सिस्टम बना लें जिसमें दे शुड नॉट ये लगे कि जी ये लीडर्स ऑपोजिशन की मर्जी से है या गवर्नमेंट की मर्जी से, ताकि वो उनकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाए, मेक देम इंडिपेंडेंट। ताकि ये चीजें अगर हम करेंगे तो आवाम को भी पता चलेगा कि हुकूमत की माफी ब्रिगेडियर साहब, बट अगर यहाँ पे अभी ऑपोजिशन को बिल्कुल ही निकाल देंगे पिक्चर में से, तो जो ये इल्जामात की बौछार आती है, अभी जब हमारे करंट भी आए थे उस वक्त भी ये था, मुंह से निकल गया खान साहब का हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया, उसके बाद उस पर क्या इल्जामात लगे। तो यहाँ पे तो मुशावरत के साथ जब आते हैं तो उन पर इल्जामात लगते हैं। जो आप ये इंडिपेंडेंस का कह रहे हैं उस पर तो किसी ने मानना ही नहीं है, वो तो जो हुकूमत वक्त है उस पर इल्जाम लगना है कि उसने अपना ओनस इस्तेमाल किया है।
आई थिंक उसमें आप इंडिपेंडेंट जजेस हों, कोई ऐसे जो बाकिरदार हों जिनकी के ऊपर कोई उंगली रेंग ना कर सके। यू कैन वर्क आउट एनीथिंग इन आप स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएं, वहाँ बात कर लें। और अपोजिशन और गवर्नमेंट की मुशावरत से, आई ऑलवेज से, और गवर्नमेंट को चाहिए, अपोजिशन को भी चाहिए कि पॉजिटिव रोल अदा करे। आपके सामने आई हुआ वर्ल्ड बैंक आया हुआ है, आपकी और चीज़ें चल रही हैं, वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करें, सजेशन दें। पुट योर वेट इंस्टेड हल्ला बुला करने के, डेस्क पे जाने के, तो और अपोजिशन क्या काम करेगी। सेकंड केपीकी के मुझे बताइए क्या आप काम किए, थर्ड टेन्योर है, एक परफॉर्मेंस मुझे बताएं कि आपने बड़ा डैम लगा लिया, फेयर इनफ। तो बहुत बड़े बड़े काम करे। तो ये गवर्नमेंट अपोजिशन को भी सोचना है और गवर्नमेंट को सोचना है, मुल्क को लेके चलें। पाकिस्तान फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, कि मैं जरा शराज का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। शराज साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सीबीएम्स हो सकते हैं दोनों साइडों से, जो कि एक माहौल को बेहतर करने में, एक साजगार करने में किरदार अदा कर सकते हैं? डॉक्टर साहबा, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बर्डन, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन से ज्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका ये काम होता है कि वो ऑपोजिशन की बात को सुने, माने और जो वो रिफॉर्म्स पेश कर रहे होते हैं उसको जाने। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट्स के नॉन सीरियसनेस नजर आते हैं कि जिस तरह 26वीं तरमीम में कुछ और चीजों को साथ लेके चलना चाहिए था, उसके बाद की जितनी अमेंडमेंट्स थी, मैं यहाँ पे पैका का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना जो पावरफुल रोल था उसको नेगेटिवली यूज किया, और उसको वहां पे अगर थोड़ा सा सेंसिबली यूज करते, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके चलते, तो आज हम जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर हम गवर्नमेंट को और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मगर अभी भी देर है दुरुस्त है, गवर्नमेंट को अभी भी ये चाहिए कि वो जिस तरह यार सादिक साहब, मैंने फिर उन्हें क्रेडिट दे रहा हूँ कि इतना बड़ा दिल खोल के दोबारा से ये सारी बातें कर रहे हैं, और वो हाउस ऑफ कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। इस तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी बजाय इसके कि इस वक्त सियासत बराए सियासत या तनकीद बराए तनकीद करने को, इस वक्त की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, उनको कहें कि इस पे हमें साथ मिलें। और देखें, जहां पे कुछ ऐसे मामलात हैं, मैंने यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया गया, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, जेल में हैं, और खातून, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देना चाहिए, देना होगा। अगर गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है, गुडविल जेस्चर के तौर पे उन्हें, या इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जो थे उन्हें पेश करती, तो ये एक अच्छे जेस्चर साबित होने थे जिसमें गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट मिलना था। मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीजें नहीं हो सकी। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, ऑपोजिशन के साथ दोबारा बैठना चाहिए। अगर ऑपोजिशन कहीं ना कहीं किसी पार्लियामानी कमेटीज में या कहीं ना कहीं कोई भी अपनी सिफारिश करती है, तो उसको थोड़ा कंसिडर करें, इस चीज को रियलाइज करें कि उन सिफारिश, और अगर आप उसको डिनाई कर रहे हैं तो फिर लॉजिकली करें कि नहीं, आपकी ये जो चीज है इसके ऊपर लॉजिकली अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि जो हम चीज प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और गवर्नमेंट को उसको एक्ट भी करना है, ना कि सियासत बराए सियासत करना है। रईस साहब पर्सपेक्टिव इन, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। रईस साहब, गवर्नमेंट की तो बहुत बात हुई, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑपोजिशन क्या कर सकती है एज सीबीएम्स? देखिए, अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की और शराज ने, यही ऑलमोस्ट यही बातें हैं। और उन्हें मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को कुछ, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यार उन्हें कुछ जिस तरह कुछ जलसे की इजाज़त दें, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त दी जाए। यास्मीन राशिद स्पेशली, उसको तो, उसको भी, और जो ख़वातीन अंदर जेल में 1.5 साल से बैठी हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। इस तरह अपोजिशन को चाहिए अपनी ज़बान को ज़रा तरीके से इस्तेमाल करे। ज़रूर तनकीद करना अपोजिशन को चाहिए, अगर अपोजिशन तनकीद नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या होगा, फिर तो फ्रेंडली काम चल रहा है। क्या ऑपोजिशन जो तनकीद करती है, जिस तरह इदारों को मलाइन करती है, इदारों को कंट्रोवर्शियल करती है, जो एक एक्स पे, ट्विटर पे जो सिलसिला चलता है, क्या आप नहीं समझते उसको भी जो है वो ख़त्म होना चाहिए? थोड़ी देर के लिए उसे भी पसे पुश्त रख दीजिए। देखिए जो अभी शराज ने बात की पैका वाली, मैं बिल्कुल कहता हूँ ये बिल्कुल कोई मादर पैदर आज़ाद नहीं होना चाहिए। हर साइडी करनी चाहिए, गाली गलोच नहीं करनी चाहिए, फेक चीज़ें नहीं देनी चाहिए उसको। आप जो है बिल्कुल इदारों को क्यों मलाइन करते हैं? आप पे अगर कोई चीज़ सामने आती है तो तनकीद करने का बड़ा तरीका है उसका। अगर कोई एक्ट किसी भी इदारे का हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी का हो, अगर उनको आप मस्बत तनकीद करेंगे ना, तो वो भी उसको अच्छा लेंगे कि हमारे पे मस्बत तनकीद क्यों हुई है, किस तरह हुई, हमें इसको ठीक करना या ठीक करना चाहिए किसी भी इदारे पे। बिल्कुल। रईस साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुस्बत तनकीद अपनी जगह, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी, जो हमारी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुई, सब ने ये बात की, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट अमली तौर पर इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएं,
तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। On that note, we'll close today's program. ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया, शिराज साहब आपका और रईस साहब आपका, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।